इंदौर की कलह अब बीजेपी की परीक्षा बनती जा रही है। ताई और भाई की लड़ाई पार्टी के लिए भारी न पड़ जाए, इसकी चिंता अब बीजेपी में दिखने लगी है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से भी ये साफ होता है। जहां तक आप इंदौर के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो वो भी मेरी परीक्षा का ही प्रश्न है और इंदौर मेरी परीक्षा ले रहा है। इंदौर हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। यहां से ताई यानी सुमित्रा महाजन 7 बार की सांसद चुनी जा चुकी हैं। तो वहीं यहीं से सियासत की शुरुआत करने वाले भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय भी आज कद्दावर मंत्री हैं। पार्टी के लिए दोनों ही हमेशा से अहम रहे हैं और यही दोनों के बीच झगड़े नहीं सुलझने की एक बड़ी वजह है। कभी इलाके पर सियासी वर्चस्व के रूप में, तो कभी किसी दूसरे मुद्दे को लेकर दोनों के बीच का टकराव पार्टी के लिए परेशानी बना है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर हत्या का प्रकरण दर्ज क्या हुआ कि ताई और भाई में फिर तलवारें खिंच गईं। हालांकि आनन फानन में बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता पर से मामला वापस ले लिया गया, लेकिन दोनों बड़े नेताओं के सियासी झगड़े की आंच अब पार्टी को भी तपा रही है। मैं थका नहीं हूं, मैं लगा हूं कि सब लोग मिलकर जिस दिशा में शिवराज सिंह जी पार्टी को, सरकार को ले जा रहे हैं, विकास के पथ पर, विस्तार के पथ पर, उस पर हम चलें। और इसलिए मुझे कभी और समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अंतर्गत, पार्टी के अंतर्गत ही है और अभी सब कुछ ठीक होने की स्थिति में है। भले ही विवाद को सुलझाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन ताई और भाई के बीच तनातनी अब भी बरकरार है। इंदौर में एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के सामने कैलाश विजयवर्गीय पर ताई की टिप्पणी को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि इंदौर में सुलगी चिंगारी पूरे प्रदेश में सियासी आग लगा सकती है, जिसका खामियाजा पार्टी को 2013 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। प्रसन्ना शाहणे, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारी आज की खास पेशकश है बीजेपी की परीक्षा। जी हां, जब भी कोई सियासी उलझन पार्टी के अंदर शुरू होती है तो उसे सुलझाना भी एक परीक्षा ही होता है और इन दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। ताई और भाई के बीच बढ़ती तनातनी इसका ताज़ा उदाहरण है और यही विवाद इस समय बीजेपी के लिए परीक्षा भी बना हुआ है। अब सवाल यह है कि बीजेपी इस परीक्षा में पास होगी या फेल, और अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है। अपने इस खास पेशकश में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो वाकई में इस मसले को लेकर बीजेपी वाकई परीक्षा के दौर से गुजर रही है और इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। साथ ही न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी मनीष कांत जैन। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही ये पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है वाकई जिस तरीके से प्रभात जी कह रहे थे कि ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, आप भी मानते हैं कि ये परीक्षा है बीजेपी के लिए, खासतौर पर ये मसला सुलझाना? निश्चित रूप से दो दिग्गज नेताओं का मामला है और जब दो दिग्गज नेताओं के बीच में इस तरह की राजनीतिक दौड़ जिसमें आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा हो तो निश्चित रूप से नेतृत्व के लिए वो परीक्षा की घड़ी होती है। और जैसा मेरा अनुभव है, मैंने अभी तक बीजेपी को जितना नज़दीक से देखा है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि ये समस्या बहुत आसानी से निपटा ली जाएगी। समस्या मैंने इसलिए कहा है क्योंकि राजनीति में सुमित्रा ताई एक बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदों पर रही हैं वो, और कैलाश विजयवर्गीय जी प्रतिभावान नेतृत्व है उनका और पूरे मालवा अंचल में उनका प्रभाव है। वो इंदौर तक देखे नहीं जाते, इंदौर से बाहर भी उनका प्रभाव है। आपने खुद उसका उदाहरण देखा होगा कि जब इसी राजनीतिक तनातनी और के परिणाम स्वरूप उन्हें महू भेजा गया। महू जो है वो इंदौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और वहाँ से भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को हराया जिस पर विजय पाना बहुत कठिन था।
और ऐसी परिस्थितियों में ये सिद्ध किया गया कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो जनता के बीच में स्वीकार्य नेता हैं। और जब जनता के बीच में कोई नेता स्वीकार्य होता है और स्थापित नेता को उसका एक भय भी रहता है और ये भी लगाता है कि प्रतिस्पर्धा में कहीं वो आगे न निकल जाए। मैं समझता हूँ इंदौर की राजनीति केवल इसी मुद्दे पर टिकी हुई है कि ताई वहाँ 7 बार से लोकसभा की सदस्य हैं और उनके लोकसभा में जीतने का जो एक 2 लाख तक जाता था जो आंकड़ा, वो 11,000 तक भी कभी आकर के टिक गया। उस समय ये कह करके तो राजनीति में बचा जा सकता है कि प्रतिद्वंदी ने इसमें जो है भीतरघात किया है जिसके कारण मेरे वोट कम मिले हैं। लेकिन लोकप्रियता यदि किसी नेता की होती है तो भीतरघात कहीं भी काम नहीं आता। इसका प्रमाण महू है। यदि महू में भीतरघात भी होता और महू के अंदर दिग्गज नेता सामने था, फिर जीत के आने का तात्पर्य यही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय को सामने रख करके आने वाले समय में इंदौर और मालवा अंचल की पॉलिटिक्स जाएगी, ये स्वीकार करने वाला विषय है। और यही कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व की समस्या है, सरकार की समस्या है। सरकार यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या इन दोनों की जो इंदौर की राजनीति, भले ही हम इसको इंदौर की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इस राजनीति का प्रदेश नेतृत्व पर असर पड़ता है? निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मालवा अंचल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहां से अधिक सीटें लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में आती रही हैं। पिछले एक लोकसभा के सत्र यदि चुनाव को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले काफी सीटें आई हैं और इसका लाभ तो अभी तक हुआ है, क्योंकि ये द्वंद्वता जो है केवल तात्कालिक जो मुकदमा दर्ज हुआ है विधायक जी पर, इसके ऊपर कोई मामला हो यहाँ तक नहीं, इससे पहले से चली आ रही ये तनातनी भी कह सकते हैं, कवायद भी कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, ये पुराना है। इसलिए पुराने समय में इन सब के दोनों नेताओं के होते हुए बीजेपी को लाभ हुआ है। केवल नेतृत्व का, जो सरकार का और संगठन का नेतृत्व है, उसको यही करना है कि इन दोनों में बैलेंसिंग भी बना रहे और दोनों 2 पटरियों की तरह चलते रहें। लेकिन आज तक तो ऐसा सामंजस्य दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि इतने लंबे समय से ये तनातनी बिल्कुल दिखाई दे रही है, खासतौर पर मालवा की राजनीति से निकलकर अब प्रदेश नेतृत्व तक आ गई है। और लंबे समय से ये जो तनातनी है, इसका कोई हल बीजेपी स्थायी तौर पर नहीं निकाल पाई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, राजनीति में एक सबसे बड़ा बिंदु होता है कि समस्या का हल नहीं निकाला जाता। राजनीति में समस्या जीवित रखी जाती है ताकि दोनों को बैलेंस किया जा सके। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि ये नेतृत्व जो है वो परिपक्व नेतृत्व है जो समस्या का समाधान नहीं निकाल रहा। क्योंकि आप बीजेपी की पॉलिटिक्स में एक चीज और मैंने आज तक अनुभव की है, और वो ये है कि जो है उस बात को ठंडा किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति संगठन और दिशा, संगठन की जो मूल दिशा है, संगठन का जो मूल चरित्र है, उससे बाहर जाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति का राजनीतिक समाप्ति की संभावना बन जाती है। आज तक दोनों के मामले में ऐसा कोई पक्ष सामने नहीं आया कि दोनों जो है वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहा हूं। इनकी आंतरिक लड़ाई है, पार्टी के विरुद्ध जाकर के काम करने की स्थिति अभी तक कहीं सामने नहीं आई है। एक चीज और जो है मैं महसूस कर रहा हूं इंदौर की इस तात्कालिक घटना पर, और वो ये है कि इंदौर जो है वो एक तेजी से विकास करने वाला शहर है, और उस तेजी से विकास करने वाले शहर में जमीन की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, कॉलोनियां बहुत डेवलप हो रही हैं, आसपास के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपको इस बिंदु को भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के जो स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो कहीं जमीनी मामले तो नहीं है। ये सब चीजें भी अपनी जगह हैं। बिल्कुल शर्मा जी, आपका साफ तौर पर शर्मा जी का ये कहना है कि ये आंतरिक मामला है दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में। एक तरफ सांसद सुमित्रा महाजन है तो दूसरी तरफ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि ये जो प्रतिद्वंदिता है वो कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और बंसल न्यूज़ ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा से इस पूरे मुद्दे पर बात की है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, ये कोई विवाद पार्टी के कारण हुआ हो जी, ऐसा नहीं है। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि कौन किसकी शिकायत कर रहा है। मैं अपनी पार्टी के सुदर्शन का फोन आया तो मैंने बता दिया सुदर्शन जी को, कोई चिंता करने की बात नहीं है। गलत कोई किसी नागरिक के साथ नहीं कर सकता, तो आप तो नागरिकों के चुने गए प्रतिनिधि हो, कैसे कोई गलत कर देगा। और इसलिए मैं मानता हूं समाधान भी हुआ, जांच भी हुई, नहीं पाए गए, नाम कट गया। लेकिन राजनीति है, बवाल, इसलिए मैं बवाल पर कभी चिंता नहीं करता। मत भिन्नता हो सकती है जी, लेकिन यह कहना कि मेरी पार्टी के विधायक ने मेरी ही पार्टी के खिलाफ
विधायक के खिलाफ कुछ कर दिया, यह मैं समझने को तैयार नहीं हूं, बूझने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे विधायकों पर विश्वास है कि वो बिलो बेल्ट मतांतर होने के बाद भी कोई वार नहीं कर सकते जी। कि मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था जी। ताई आई, ताई भी साथ में बैठ गई। ताई कुशाभाऊ ठाकरे सब लोग जानते हैं, उनका आज जन्माष्टमी जन्मदिन है। फिर ताई आरती की हम लोग साथ में, और मुख्यमंत्री जी को छोड़ने में चला गया। इसमें ताई को लगा कि मैं भी चला गया, तो मैं तो वहीं था, मुझे घर पर कोई मिलने आने वाले थे जी। फिर ताई ने फोन किया कि प्रभात जी मैं निकल लूं। इस विषय पर कहीं कोई बात नहीं। कौन सी बातें कैमरे पर कहना जी, क्योंकि कैमरा साक्षी है, वो गवाह का काम करता है, इसलिए कैमरा सावधान करता है कि वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। वाणी से क्रांति कर सकते हैं, वाणी से भ्रांति फैला सकते हैं जी, जी। तो वाणी से आप क्या करना चाहते हैं? ठीक बात। इसलिए मुझे लगता है कि इस कैमरे के सामने बहुत संयमित होकर बोलना चाहिए। और मैं दूसरी बात भी करता हूं कि आजकल कुछ चीजें ऐसी भी हो गई हैं कि कुछ प्रायोजित भी होती है, और जिस पार्टी का जो मसला होता है वो पार्टी का मसला उस पार्टी में सुलझता है। हमेशा मैंने कहा है जी। मैंने इंदौर की धरती पर 1276 पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता आए थे, वहां मैंने कहा, और मैं आज भी विश्वास के साथ कहता हूं कि कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो बिल्कुल प्रभात जी का साफ तौर पर कहना है, हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी ने उनसे खास बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि संगठन से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है, संगठन सर्वोपरि होता है। और इसी मसले पर हम बात कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष कांचन जो न्यूज़ रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताएं कि आज जिस तरीके से सुमित्रा महाजन बीजेपी ऑफिस पहुंची है और उन्होंने पूरे मामले में सफाई दी है, खासतौर पर ये जो पूरा मामला सामने आया है कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन के बीच में जिस तरीके से तनातनी सामने आई है, किस रूप में देखते हैं आप, और क्या है राजनीतिक गलियारों में इसके क्या मायने देखे जा रहे हैं? इसी यदि पूरे मामले को देखा जाए, ताई और भाई के विवाद को देखा जाए, तो ये विवाद नया नहीं है। ये विवाद बरसों से चला आ रहा है, लेकिन ये एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कहा जा सकता है। मालवा की जो राजनीति है उसमें वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई कही जा सकती है। दूसरी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं संगठन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई होती थी, चाहे वो ताई और भाई के बीच की लड़ाई क्यों ना हो, उसमें ताई और भाई आमने सामने होते थे। लेकिन ये पहला मौका होगा जब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। कहीं ना कहीं सुदर्शन गुप्ता पर जो मामला दर्ज हुआ था हत्या के प्रयास का, उसमें आरएसएस ने अपनी भूमिका निभाई थी और सरकार को मजबूर किया था कि वो मामला वापस लें, और कहीं ना कहीं आरएसएस इस मामले से नाखुश दिखाई दे रही थी। और इसी को कहा जा सकता है कि संगठन में प्रभात जी को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इंदौर हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये काफ़ी, इस शब्द के काफ़ी मायने लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आरएसएस से सुरेश सोनी को जिस प्रकार से हस्तक्षेप करना पड़ा, जिस प्रकार से ताई को बुलाना पड़ा और सफाई देना पड़ी, तो इस लेकर ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने खड़े हो रहे हैं, और संगठन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही कहा जा सकता है। बिल्कुल मनीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। चूँकि सुरेश सोनी इस पूरे मामले में एक नज़र बनाए हुए हैं, या यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने पार्टी के नेताओं को ये कहा है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। तो इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के सामने कैलाश विजयवर्गीय पर टिप्पणी की, और यही मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उद्योग मंत्री पर की गई इस टिप्पणी की बात दिल्ली दरबार तक भी पहुंच चुकी है। आइए एक बार समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला इस तनातनी का। इंदौर की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद सुमित्रा महाजन एक बार फिर आमने सामने हैं। मौका मिलने पर ताई और भाई एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला क्या दर्ज हुआ, सुमित्रा महाजन को भाई पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हाँ मिली थी। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, उनको इंदौर की जानकारी दी बस। मतलब किस प्रकरण की जानकारी दी? एक मिनट। सुदर्शन गुप्ता के प्रकरण की जानकारी उनको पूरी डिटेल में मैंने दी, क्योंकि सुदर्शन अभी दिल्ली गया नहीं है,
इसलिए मैंने वो उनको पूरी जानकारी दी और मैंने कहा आवश्यकता हो तो सुदर्शन भी आके आपको जानकारी देगा। सुदर्शन गुप्ता को क्लीन चिट मिल गई तो एक कार्यक्रम में सुमित्रा महाजन और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। मुलाकात में सुमित्रा महाजन ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ टिप्पणी कर दी। कहा कि कैलाश को बढ़ावा कांग्रेस दे रही है। नहीं, हमारा हम लोग कर दी। हालांकि सुमित्रा महाजन की माने तो उन्होंने दिग्विजय के मजाक का जवाब भी मजाकिया अंदाज में दिया था। समय इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। वो तो जिस समय दिग्विजय सिंह ने मुझसे कुछ मजाक करनी चाहिए उस मजाक का वो उत्तर था या कुछ ये कोई मजाक का उत्तर था। मजाक था या कई बार मजाक का उत्तर था। कई बार मजाक का उत्तर था। मजाक नहीं करती मैं। मेरे साथ कोई मजाक करना चाहे तो मजाक का उत्तर था। दरअसल सुमित्रा महाजन ने सुदर्शन गुप्ता के मामले की शिकायत बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल को की है, तो वहीं कैलाश समर्थकों ने दिग्विजय सिंह के साथ हुई बातचीत के मामले को आला कमान तक पहुंचा दिया है। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि सुमित्रा महाजन को नोटिस मिल सकता है। ऐसे में ये मसला जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा है। प्रसन्ना शहाड़े, बंसल न्यूज, भोपाल। तो यही वो पूरा मामला था जिसने इन दोनों के बीच में जो पहले से आ रही प्रतिस्पर्धा या यूं कहें कि तनातनी जो है उसको और ज़्यादा हवा दे दी है। सुरेश जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सुरेश जी, सबसे पहले क्या ताई जो है पार्टी फोरम पर अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रही है, इसलिए जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह मिलते हैं और जब बातचीत होती है तो वो इस तरीके से अपनी कुछ भड़ास निकालती हैं, जो भी बात उनको पार्टी फोरम पर कहना चाहिए वो कह नहीं पा रही, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, एक बात तो मेरी समझ में ये नहीं आई कि मजाक का जवाब मजाक है, तो आप मजाक का जवाब यदि मजाक में दे रहे हैं तो सामने वाले पर कमेंट्स करके मजाक का जवाब दीजिए ना। आप अपनी अंतर मन की भावनाएं मजाक में कह रहे हैं, ये थोड़ा सा राजनीतिक जो है इसमें। लेकिन ये बात सच है कि सुमित्रा ताई जो है वो राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने अपनी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा। जो मेरी जानकारी है उसके आधार पर सुमित्रा ताई ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी से भी अपनी बात की है, प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और इन सारी बातचीत में उन्होंने और जो है इस सारे मामले को रखा है। लेकिन यदि बड़े दिल से और बड़े नेतृत्व के लिहाज से जो सुमित्रा ताई का कद है, स्पष्ट तौर से एक व्यक्ति के बारे में बात करना कि मैं सुदर्शन गुप्ता के लिए बात करने गई थी और उसमें टिप्पणियों में कैलाश विजयवर्गीय जी टिप्पणी करना, ये दोनों राजनीति को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जो इंदौर की दृष्टि से व्यवहारिक और ठीक नहीं है। और ये करना चाहिए। इस समय जो है जो परिस्थितियां हैं इसकी इंदौर अंचल की या मालवा अंचल की, उसमें इन दोनों के बीच में समन्वय बनाने की बात की जाना चाहिए। ये पार्टी की दृष्टि से भी हित में रहेगा और उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी हित में रहेगा। क्योंकि आप ये देखेंगे कि इंदौर को, जब भी आप इंदौर गए होंगे, इंदौर को आप देखिए कि वो डेवलप हुआ है और जब डेवलप हुआ है तो उस इंदौर के डेवलपमेंट में यदि दोनों नेता साथ मिलकर के काम करते हैं तो ये मालवा के डेवलपमेंट में जाएगा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की दौड़ एक स्वाभाविक दौड़ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये सामने आती है कि आपने अभी कहा कि कैलाश जी जो हैं वो एक सर्वमान्य नेता हो गए हैं। उन्होंने भले ही उन्होंने भी कॉरपोरेट पार्षद से शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, लेकिन आज जो है वो पूरे प्रदेश में एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। सूत्र जो पार्टी के अंदरूनी सूत्र है वो ये भी बताते कि कैलाश जी संगठन में आने के ज़्यादा इच्छुक हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मसला हुआ है ये देखा जाए तो एक कैलाश जी अपने एक राजनीति की अलग धारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चीज़ आपने भी गौर की होगी, आप भी लंबे समय से, मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ कि जो फॉलोवर्स बनाने की स्पीड माननीय अर्जुन सिंह जी के ज़माने से, माननीय दिग्विजय सिंह जी के ज़माने से रही है, उस स्पीड को फॉलो जो है कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। बाकी नेताओं ने अपना विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के आसपास के कुछ क्षेत्रों को फॉलोवर्स के रूप में किया होगा, लेकिन जो 10-5 नाम मध्य प्रदेश में गिनाए जा सकते हैं उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जिन्होंने अपने फॉलोवर्स की एक बड़ी फौज तैयार की है। और यही बड़ी फौज कहीं न कहीं लगता है कि
नेतृत्व के लिए या बड़े नेताओं के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन ये पार्टी के और जो है अन्य दृष्टिकोणों से यदि देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत भी कहा जा सकता है। और जहाँ तक इंदौर का प्रश्न है, इंदौर के प्रश्न में कैलाश विजयवर्गीय जी की ताकत निरंतर बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ताई के वर्चस्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़ी नेता हैं और बाकी लोगों को उन तक पहुंचने के लिए वो ऐसे स्वभाव की नेता हैं जिसके स्वभाव के कारण ही उनका जो व्यक्तित्व निखर करके या सामने आ जाता है। इसलिए ताई जो है वो एक अलग उनका तरीका है काम करने का, कैलाश जी का एक अलग तरीका काम करने का है। ये दोनों तरीके भी आपस में टकराव का कारण बनते हैं। इसलिए जो है मैं व्यक्तिगत रूप से ये देख करके चलता हूँ कि यदि भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का समन्वय होना चाहिए और कैलाश जी की जो क्षमता है उसको कोई अस्वीकार तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, सुरेश जी का साफ कहना है कि समन्वय होना चाहिए। सीधे चलते हैं न्यूज़ रूम, मनीष कांत हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, आप कांग्रेस को भी बड़े नज़दीक से देखते हैं, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को हवा दी है, तो क्या माना जाए कि ये कांग्रेस का पहले से प्री प्लान प्रोपेगेंडा हो सकता है? क्योंकि इंदौर की राजनीति में ताई और भाई का वर्चस्व की लड़ाई जो है वो सभी लोगों को पता है। निश्चित तौर पर इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में जितने माहिर दिग्विजय सिंह हैं, वहाँ यदि दूसरी जगह सुमित्रा ताई को देखा जाए, हालांकि उनका भी राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के राजनीतिक और सियासी चालों के सामने कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आता है। तो एक ये कांग्रेस की या दिग्विजय सिंह की चाल भी कही जा सकती है, जिस प्रकार से सुमित्रा महाजन को कैलाश जी के विरोध में खड़ा करने के लिए और बयानबाजी करने के लिए उन्हें उकसाया है। तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि राजनीति में ये भी संभव है कि दिग्विजय सिंह ने ये प्रयास किया हो और वो अपने प्रयास में सफल भी हो गए हो। बिल्कुल मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, क्या कहेंगे, ये क्या एक प्री प्लान तरीका तो नहीं हो सकता था कांग्रेस का? क्योंकि कांग्रेस को इससे कुछ ना कुछ फायदा तो है मालवा अंचल में, यदि ये सतह पे आ जाती है लड़ाई तो। नहीं, कांग्रेस तो अपनी राजनीति करेगी और उसे करना भी चाहिए अपनी राजनीति। और दिग्विजय सिंह जैसा जो राजनीति का माहिर खिलाड़ी है उसको तो इस प्रकार के गेम, और वो तो खेलते भी रहे हैं, इसलिए जो है दिग्विजय सिंह की तरफ से ये पूर्व नियोजित होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तात्कालिक दृष्टिकोण से ही तत्काल ही राजनीति करने में माहिर हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो ये कहा गया है, या दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार ताई के पीठ पर हाथ रख करके और मालवा में कुछ अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया, ये इसको देखा जा सकता है। और कोई भी खबर लिखने वाला या पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति इस बात को बहुत बारीकी से समझता है कि ये ऐसा है और दिग्विजय सिंह ऐसा करते रहें और वो उनको करना भी चाहिए। तो इसलिए जो है ये तो राजनीति में काम करने वाले बाकी पक्ष को, दूसरे पक्ष को ये महसूस करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और सामने वाले के उपयोग में आ रहे हैं या अपना उपयोग वहाँ करा रहे हैं। ये तो उसी खिलाड़ी को देखना चाहिए। अब आप एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इस पूरे विवाद का पटाक्षेप संगठन जो है बखूबी कर लेगा? जिस तरीके से प्रभात जी कह रहे थे कि सुलझा लिया जाएगा मामला, लेकिन इतनी जल्दी सुलझ जाएगा ये आपको लगता है? नहीं, आराम से सुलझा लिया जाएगा, कोई ऐसा विवाद नहीं है। और थोड़ा सा यदि इसको ठंडा कर दिया जाए तो और जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा विवाद नहीं है कि जो एकदम से उभर आया है और बहुत जो है इसको आज ही निपटाना बहुत जरूरी है। ये तो लंबे समय से चलने वाली प्रतिस्पर्धा है, आगे निकलने की दौड़ है। अब जो भी नेता अपने क्षेत्र के आसपास बढ़ाव कर ले जाएगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी की चिंता तो ये भी है कि 2013 अब नजदीक है और ज्यादा इस मामले को और ज्यादा लिंगर ऑन किया जाएगा या फिर आगे बढ़ाया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उसको सुलझा लिया जाए। नहीं, निश्चित रूप से किसी भी विवाद को जितना जल्दी निपटा लिया जाए या सुलझा लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी बेहतरी दृष्टिकोण से प्रभात जी के वक्तव्य से ये स्पष्ट भी हुआ है कि वो इस बात को लेकर के चिंता और अपनी परीक्षा मान रहे हैं। नेचुरली उसका उत्तर भी देंगे और उत्तर देंगे तो परिणाम भी आएंगे, और परिणाम आएंगे तो प्रभात जी की सफलता भी दिखेगी ही। बिल्कुल, तो सुरेश जी का साफ कहना है कि इस मामले को सुलझा लिया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से प्रभात जी ने ये संकेत दिए हैं कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि मालवा की राजनीति की जो 60 विधानसभा सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं का जो वर्चस्व है, वर्चस्व की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं असर डालेगी, न केवल मालवा की बल्कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें। और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी की जो पुरानी परंपरा रही है कि वो विवादों को जल्द सुलझा लेती है और उसको ज़्यादा लिंगर ऑन होने नहीं देती, ताकि विपक्ष जो है वो इसका कोई फ़ायदा न उठा सके। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।